हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 20R। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और हम अब लेके आने वाले हैं कुछ आईआईटी जी मेंस से रिलेटेड कंसेप्ट और क्वेश्चंस। तो हम अपने इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉडुलस, आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म, ईलर्स फॉर्म, डे मोवरेज थ्योरम, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, geometry with the complex numbers, geometrical representation of the various algebra। तो हम यहाँ पर जितने भी हमारे पास algebraic operations हैं उनको हम operations की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये सब चीज़ें हम अपने इस वीडियो के अंदर डालने वाले हैं सो दैट आपको कुछ और अच्छे लेवल पे चीज़ें समझ में आ पाए, और कितने अच्छे तरीके से वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे वो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या कौन कौन से कंसेप्ट को किस तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं, और कौन कौन से क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस हमारे पास आईआईटी जी मेंस में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉडुलस और आर्गुमेंट के बारे में। हालांकि मैं पिछले वीडियो में ये थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर दोबारा से, क्योंकि मुझे पोलर फॉर्म दोबारा से एक्सप्लेन करना है। और आपको बता दूं कि जो ईलर्स थ्योरम है या डे मोवरेज थ्योरम है वो कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है किसके साथ, पोलर फॉर्म के साथ। तो एक बार मोटे तौर पर फिर दोनों चीज़ें मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूँगा सो दैट मुझे ये लगे कि हाँ बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोई भी एक कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, लाइक 4 + 4√3 आयोटा। मान लो मेरे पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एज यू नो, और मुझे यहाँ से इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो आपको मॉडुलस फाइंड करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है कि मॉडुलस ऑफ जेड को हम आर भी बोलते हैं, और यहाँ से अंडर द रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज 4² प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर, यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 16 + 16 × 3। सोल्व किया तो 16 + 48, और ये आ गया √64, और ये 8 आपके पास आ गया है क्योंकि 64 का √8 है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया, दैट इज नोन एज द मॉडुलस। अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ आर की बात कर रहे हैं, और आर हमारे पास क्या है, मॉडुलस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्गुमेंट के बारे में। मैंने आपको समझाया था कि आर्गुमेंट हम कैसे सीख सकते हैं। आर्गुमेंट हमारे पास हमें पता होना चाहिए इसके हिसाब से, यदि हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मेरे पास z = 4 + 4√3 है। इसका हमने आर्गन प्लेन पे एडजस्टमेंट किया था तो वो हमारे पास क्या आया था, 4, 4√3। इट मीन्स यदि हमारे पास कोऑर्डिनेट की फॉर्म में ये आ जाता है x is 4 और जो y हमारे पास 4√3 है, तो हमें पता है यहाँ पर दोनों x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, यहाँ x और y दोनों नेगेटिव होता है, और यहाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। एज यू नो, आपको इस बारे में पता ही है। ठीक है, लेकिन हमारा जो आर्गुमेंट फर्स्ट के अंदर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आर्गुमेंट होगा दैट विल बी थीटा। हमें ये पता है ये 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, 90 to 180 के बीच में लाई करता है, यहाँ 180 to 270 के बीच में लाई कर रहा है, और 270 to 360। यदि हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो, एंड इफ वी आर मूविंग क्लॉकवाइज, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज था, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज है। यदि हम ऐसे जाएंगे तो हमारा जो आर्गुमेंट होगा दैट विल बी -θ, और ये जो हमारे पास आर्गुमेंट होगा इधर, सो -π + θ। आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट ये ही है। यदि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो π - θ होगा। यू मस्ट नो अबाउट दिस, आपको ये पता ही होना चाहिए कि हमारा जो आर्गुमेंट है
वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होगा, सेकंड में माइनस थीटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में यदि हमारे दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस थीटा होगा, सेकंड में पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस थीटा होगा। देखिए जब हम आर्गुमेंट फाइंड करते हैं तो हमें यहाँ पर थीटा तो फाइंड करना ही होता है, और जो जनरल फार्मूला हम tan थीटा का लेके चलते हैं आर्गुमेंट के लिए, दैट विल बी b अपॉन ए। यदि मैं इसको कंपेयर करता हूँ a प्लस आयोटा b के साथ, तो आप बड़े इजीली कंपेयर करके a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू दैट इज 4√3 लिख सकते हैं, और आप यहाँ पुट भी करेंगे लाइक 4√3 अपॉन 4, ये कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू √3 आ जाएगी। यदि हम यहाँ से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि tan थीटा √3 है, बड़े इजीली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि भाई हाँ tan जो है वो 60 डिग्री जो होता है वो √3 होता है, मतलब π/3 जो आपके पास है वो। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा हमारे पास जो आर्गुमेंट हमारे पास होगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, वो हमारा थीटा ही होगा, वो π/3 होगा। एक तो ये तरीका था, एक नॉर्मल वे से इस चीज को अंडरस्टैंड करने का। अब हम सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यही वाला क्वेश्चन। अब हमारे पास यही क्वेश्चन में ये दोनों नेगेटिव ले लेते हैं हम, समझ रहे हो, -4 √3 आयोटा, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, इसके बारे में बात नहीं कर रहा अभी मैं यहाँ सेपरेटली ले रहा हूँ। यदि यहाँ भी आप करोगे तो भी हालांकि चीजें तो वैसे ही जाएगी, बट क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, इक्वल टू -4√3। यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो आंसर तो आपका वही जाना है, दैट इज -4 का स्क्वायर प्लस -4√3 का स्क्वायर, एज यू नो, सिंप्लीफाई करके 80 आने वाला है। यहाँ से आपका जो क्वाड्रेंट होगा दैट विल बी -4 -4√3। यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये माइनस की फॉर्म में होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और आपको चीज बिल्कुल एज इट इज दिखाई देगी। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर उस टाइम पर हमारे पास जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास आर्गुमेंट है, वो हमारे पास आर्गुमेंट थीटा नहीं है। अब हम यहाँ से थीटा π/3 जरूर देख पा रहे हैं, लेकिन आर्गुमेंट जो है -π प्लस थीटा है, तो -π प्लस थीटा की वैल्यू इज π/3, तो हमारा जो आर्गुमेंट होगा दैट विल बी -3π प्लस π अपॉन 3 होगा, सो दैट विल बी 2 ये हमारे पास आर्गुमेंट आ जाएगा। हालांकि जब हम पोलर फॉर्म लिखेंगे तो उसमें हम इसका एज ए एंगल ही यूज करते हैं हम, क्योंकि आपको जो हम बात करेंगे पोलर फॉर्म की, उसमें मॉडुलस एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड फॉर्म के अंदर हम बात कर सकते हैं, ये मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म हम कह सकते हैं, ये मॉडुलस ही आर्गुमेंट है, ठीक है ना। मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म हमारे पास हो जाएगी, और उसको देखो मॉडुलस निकालना अलग बात है, यहाँ आर्गुमेंट हम अलग तरीके से निकाल रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास नेक्स्ट पोलर फॉर्म होने जा रही है उसका फंडा हमारे पास क्या होता है, इसी पे ही बेस्ड है वो पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म की बात कर रहा था मैं, कि जो मेरे पास पोलर फॉर्म है दैट विल बी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ध्यान रहे ये थीटा आर्गुमेंट है, r जो हमारे पास मॉडुलस है, तो हमारे पास r की वैल्यू जो आई थी वो 8 आई थी, और यहाँ पर cos ऑफ थीटा, थीटा हमारे पास ये वाला थीटा आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। और आर्गुमेंट कैसे निकलता है ये आपको ध्यान रखना चाहिए, सीधा डायरेक्ट थीटा आप नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट थीटा निकालेंगे आप, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे तो दैट विल बिकम रॉन्ग। आपको आर्गुमेंट निकालना है, और आर्गुमेंट मैंने आपको इस टेबल में सजा रखा है। अब आपको समझना पड़ेगा कि मुझे आर्गुमेंट कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो वो हमारे पास दैट इज -2π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ -2π/3, इस टाइप से हम पोलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब स्टूडेंट्स को ये पता ही चल गया है कि हमने आर्गुमेंट निकाला, हमने मॉडुलस फाइंड किया, और मॉडुलस और आर्गुमेंट से लेकर के हम पोलर फॉर्म बना सकते हैं,
तो बिल्कुल हम पोलर फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन उसको अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, खास तौर पर मॉडुलस निकालने का। सी हाउ। देखिए, जब भी हम पोलर फॉर्म को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, दैट इज कार्टेशियन फॉर्म, -4 अंडर रूट 3 आयोटा का एग्जाम्पल आपने लिया। तो यहां से यदि हम पोलर फॉर्म की बात करते हैं तो इससे कंपैरिजन कर देते हैं, आर कोस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, और यहां से कंपैरिजन करेंगे ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, तो वो हमारे पास आएगा, दैट विल बी आर कोस थीटा इज इक्वल टू -4, आर साइन थीटा इज इक्वल टू -4√3। आप ऐसे जाएंगे। ठीक है, दिस कैन बी फर्स्ट इक्वेशन, दिस कैन बी सेकंड इक्वेशन, और यहां से स्क्वायरिंग और एडिंग कर देंगे हम, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। सो आर कोस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस -4√3 का स्क्वायर। दिस इज अनदर फंडा टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पोलर फॉर्म को वैसे ही कर पाएंगे, लेकिन पोलर फॉर्म का एक्चुअल वे ये है सॉल्व करने का तरीका। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 प्लस ये 4 इंटू 3, 16 इंटू 3 सॉरी, तो ये हमारे पास 16 प्लस 48 आया था, दैट विल बी 64। और आर स्क्वायर आप यहाँ से कॉमन लेते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा करके आपके पास आया था, दैट इज 64। और यहाँ से क्योंकि ये हमारे पास 1 होता है तो आर स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 64 होगा, और आर की वैल्यू अंडर रूट 64 होने की वजह से ये 8 आपके पास आ जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा एंड आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है कि मुझे वही आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो आर्गुमेंट का आपका सेम ही फंडा होगा कि मुझे यहाँ से tan थीटा फाइंड करना होता है। तो tan थीटा मैं डिवाइड करूंगा, इनको कैसे फाइंड करूंगा, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड कर दीजिए आप इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, मतलब आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इज इक्वल टू -4√3 अपॉन -4, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सो tan थीटा विल बी √3। फंडा वही कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, -4 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमारे पास जो आर्गुमेंट होगा वो -पाई प्लस थीटा होगा। तो आप वहां से tan पाई माइनस पाई बाय 3 यूज करोगे। ठीक है, और यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी tan -2 पाई बाय 3 ऑन सॉल्विंग, और थीटा की वैल्यू -2 पाई बाय 3 आ गई। तो इट मीन्स हमारे पास आर और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आपके पास जो आंसर आ जाता है या जो आ जाएगा वो सेम आंसर आएगा आपके पास। सो दिस इज वन अनदर मेथड फॉर द पोलर फॉर्म। आपको समझना ही पड़ेगा इस चीज को। नेक्स्ट हमारे पास इसमें ईलर्स फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है कि हम किस तरीके से ईलर्स फॉर्म का यूज करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं वो आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। आपको यहाँ से ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी क्या कि एक्चुअली जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, यदि हम ईलर्स फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं तो ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा होता है। ठीक है, ईलर्स फॉर्म में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा लिखते हैं। इट मीन्स जो मेरे पास यदि पोलर फॉर्म है तो इस पोलर फॉर्म को मैं आर ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, तो आपको यदि ईलर्स फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए तो उसका ये स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमारे पास ईलर्स फॉर्म होती है। क्या बेनिफिट है इस चीज का, देखिए यदि मान लो मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यदि कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है तो क्वेश्चन को तरीके से ट्रीट करते हैं। यदि मान लो मेरे पास क्वेश्चन देखा है r1 cos ऑफ थीटा 1, ये मेरे पास z1 है, ठीक है, प्लस आया sin ऑफ थीटा 1, एंड z2 अदर कॉम्प्लेक्स है r2 cos ऑफ थीटा प्लस sin ऑफ थीटा 2, राइट। हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, मतलब z into z2।
तो आपको इसको सिंप्लीफाई करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो हम इसी चीज को अनदर फॉर्म में इसको अंडरस्टैंड लेते हैं। कैसे? मुझे का प्रोडक्ट करना है तो मैं Z1 को R1 e रेज़ पर आयोटा लिख सकता हूँ एंड Z2 को R2 e पर आयोटा थीटा t लिख दूंगा। और मुझे यदि Z1 और Z का प्रोडक्ट करना है तो R1 e रेज़ पर आयोटा थीटा 1 इंटू R2 e रेज़ पर आयोटा 2 लिखता हूँ। R1 और R2 हमारे पास कांस्टेंट होंगे R2 और ये e रेज़ पर आयोटा 1, ठीक है, इंटू e रेज़ पर आयोटा थीटा 2। तो जब हमारे पास बेस हो तो पर्स ऐड हो जाती है। 1 e रेज़ पावर आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा 2 से लिखते हैं और R1 R2 e रेज़ पर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिखते हैं। अब आप इसको इधर फॉर्म अगेन देखो, इससे ये लिखा है तो इसे भी तो लिखा सकता है। इट मींस मैं इसको लिखना चाहूं तो R1 R2 यहाँ पर को यदि यहाँ थीटा था तो थीटा लिखा, तो यहाँ थीटा था तो आप ओनली बड़े फंडे से यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि मेरे पास थीटा प्लस थीटा 2 है सो cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा sin ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब बात कर रहे होते हैं मतलब इस फॉर्म का क्वोशिएंट ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका यदि हम अंडरस्टैंड करेंगे तो कैसे, आप देखिए कि हमारे पास Z1 और Z2 है, बताया यहाँ पर R1 cos थीटा प्लस आयोटा थीटा की बात कर रहे हैं हम अपॉन R2 cos ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा sin थीटा 2 की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताया कि ये 1 e पर आयोटा थीटा 1 है और ये R2 e पर आयोटा थीटा 2, ठीक। हमें एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंडा, हमारे पास एक्सपोनेंशियल और फंडा होता है, इस पर को ऊपर ले जाएंगे सब्ट्रैक्ट जाएगी और ये आएगा R1 अपॉन R2 e पर आयोटा 1 माइनस आयोटा थीटा 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऑफ एक्सपोनेंस का अकॉर्डिंग। सो R1 अपॉन R2 जो आपके पास आया e पर आया थीटा 1 माइनस थीटा 2, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ से आपके पास R1 अपॉन R2 आपके पास जाएगा। अब इसका फॉर्म जैसे हम लिखते थे जैसे इलस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इलस फॉर्म था ही हमारे पास और इसको लिखेंगे हम cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आएगा sin थीटा माइनस थीटा 2 फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास काफी अच्छा इस तरह के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अभी हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं जो भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले सकते हैं वो हम करें। सो उसको ये है, हाँ सर ने हमें इलस फॉर्म किस तरीके से कराया और हम किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये लगता है कि हम कंसेप्ट के साथ साथ वर्क करते हैं। एग्जांपल तो हम लेंगे इसी से रिलेटेड, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो पहले ये चीज करो हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। हम आगे हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन वेरिएबल ब्रैकेट ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, उसमें एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट आती है। देखिए हमें ये पता है कि जब हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम चाहो x1 प्लस आयोटा y1 लिख सकते हैं और Z2 हमारे पास यहाँ पर x2 आयोटा y2 की बात कर रहे हैं। हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बात कर रहे हैं, किस तरीके से एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स को शो कर सकते हैं। तो उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, देखिए यदि मेरे पास xy प्लेन और ने यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 आप p होना चाहे बिल्कुल दे सकते हैं। ये मेरे पास ये एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपको पता है कि जब हम Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो मतलब कोऑर्डिनेट तो रखा होता है हमारे x1 y करके और ये हमारे पास x2 y2 करके है। अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ लेंगे तो आप ध्यान रखेंगे ये 2 है, इसको z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जब मुझे यहाँ से सम करना है किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसका हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मुझे पता है कि इन दोनों का हम रिजल्ट फाइंड करेंगे तो दोनों का रिजल्टेंट यहाँ है, ठीक है। यहाँ से इसको इससे ज्वाइन करें, इसको इससे ज्वाइन करें, ये आप r आएगा और ये r जो हमारे पास आएगा ये Z1 प्लस Z2 होगा, रिजल्टेंट हम कर रहे हैं। आप इसको नॉर्मली अंडरस्टैंड करना चाहें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर हमारे पास वो है ओपी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और यदि हम दोनों रिजल्टेंट फाइंड करना है तो दैट विल बी r और दैट विल इक्वल टू Z1 प्लस Z2, दो रिजल्टेंट है, ठीक है। हम रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थोड़ा और ज्यादा हायर लेवल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ से परपेंडिकुलर डालने पड़ेंगे इधर और इधर, यहाँ से परपेंडिकुलर डालने पड़ेंगे ऐसे, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालने पड़ेंगे, इसको आगे तक मूव करना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। तो आपको यहाँ पड़ेगा कि मेरे पास यहाँ से x2 है, ये हमारे पास यहाँ तक y2 है टाइप से, ठीक है ना। और यहाँ ये जो डिस्टेंस मेरे पास जा रही है यहाँ से यहाँ तक ये है, ये हमारे पास फिर y1 है, ये y2 है। तो जब मुझे आगे फर्दर सोल्व करेगा तो किसी तरीके से जब मैं यहाँ तक जा रहा हूँ दिस पार्ट विल बी x1 प्लस x2, यहाँ तक x1 है तो ये यहाँ से यहाँ तक x2 होगा, पार्ट इक्वल होगा, ऐसे ये पूरा कंप्लीट जो पास y प्लस y2 होगा। तो ये भी वही चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है कि हम यहाँ जा रहे हैं तो ये मेरे क्या है दैट विल बी y2, ये y1 है तो दिस पार्ट इज आल्सो y1, ये यहाँ से यहाँ तक y1 होगा, टोटल हमारे पास y1 प्लस y2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस y2 होगा। तो आपको करना क्या है, नॉर्मली यदि आप अंडरस्टैंड पाए तो ज्यादा बेटर है कि हमारे पास P एक पॉइंट हमारे पास रखा है, P जो हमारे पास एक पॉइंट है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है,
ये हमारा Z2 दे रखा है, इन दोनों का रिजल्ट हमें आ रहा है Z1 प्लस Z2 होगा। ठीक है, इस टाइप से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक और चीज, यदि बच्चा यहाँ से अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहे करता है, सी हाउ ऐसे अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो इट्स गुड, नहीं कर पा रहे हैं तो देखो यहाँ पर रिजल्ट फाइंड है, मुझे ये P है, ये मेरे पास Z1 है और ये मिड पॉइंट है, ये Z1 है, Z2 दोनों मिड पॉइंट हो गए तो क्या होगा Z1 प्लस Z2/2, ये ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब 0 आप ये, तो ये यहाँ पर हमारे पास 0 है, यहाँ पर हमारे Z1 प्लस Z2 होगा तो दोनों रिजल्ट तो हमारे ये होगा, व्हाटएवर नाम यहाँ पर M दे देते हैं, तो दिस प्लस दिस बाय 2 इज दिस, समझ रहे हो आप। यदि मेरे पास Z1 प्लस Z2/2 है अगला पार्ट, तो 0 हमारे पास है, ये भी मेरे पास Z1 प्लस Z2 है। आप ऐसे भी इसको अंडर कर सकते हैं, एडिशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक, उसको सेक्शन फार्मूला समझ लें, फार्मूला लगा करके आप इसको सिंपली करना चाहे सकते हैं, 1:1 रेशियो, ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास मिड पॉइंट होगा इसका और इसका 1:1 रेशियो के अंदर, यदि Z प्लस Z2 होगा, ठीक है ना, तो Z1 प्लस Z2/2 ये होगा, यही दे रखा है, तो फार्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो हमारे कई वे है इसको अंडरस्टैंड करने के। ऐसे ही हम, जैसे मैंने ये यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, ये पार्ट ऐसे ही एडिशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह है सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर की भी बात कर सकता हूँ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए हम इसको जो अंडरस्टैंड करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये पता है कि ये Z1 माइनस Z2 हो रहा है, तो Z1 माइनस का मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, Z1 प्लस माइनस Z2 है। ठीक है, आपने यदि ये यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया Z1, यहाँ आपने एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर लिया क्यों, दैट इज माइनस Z2, मुझे इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। मुझे ये पता है कि O क्यों, यदि मेरे पास Z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो नेगेटिव होगा दैट विल बी हियर, दैट इज O, ये O पॉइंट दे रखा, OP में O क्यों Z2 है, OP डैश जो हमारे से होगा वो माइनस Z2 होगा, जैसा कि मैंने आपको समझाया भी था जब पोलर रिप्रेजेंटेशन सिखाया था। अब डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ से समझेंगे कि मुझे OP और O क्यों का रिजल्टेंट फाइंड करना है इन दिस वे, और रिजल्टेंट में ऑलवेज जब भी हम यूज करते हैं रिजल्टेंट का, जब रिजल्ट का यूज है तो मैंने आपको बताया था इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 मतलब Z1 प्लस माइनस Z2 की बात करी थी हम। और यदि मैं यहाँ से इसको थोड़ा और आगे लेके ये इसको मिड ले लूँ, इसका इन दोनों का मिड ले लूँ, तो ये मेरा Z1 माइनस Z2 बाय 2 है, Z1 माइनस Z2 मेरे पास हो जाएगा, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ R OR, OR होगा वो Z2 को रिप्रेजेंट करेगा, मिड पॉइंट हो गया Z1 माइनस Z2 इन दोनों का, तो ये मेरे पास हो जाएगा Z1 माइनस Z2 मतलब OR जो रिप्रेजेंट करेगा OR दैट विल बी Z1 माइनस Z2। ये बढ़िया तरीका है स्टैंड करने का। ठीक है, हम ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो कंफ्यूज आते हैं, तो पिछले वाला कंसेप्ट में मैं समझा रहा कि Z भाई तो फालतू दिमाग लगाए हो, दोनों पॉइंट आ जाएगा ना यहाँ पर, ये Z1 प्लस Z2 आएगा। ठीक है, तो इसका मुझे Z1 माइनस Z1 प्लस Z2 निकालना है, वो यहाँ के पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी R Z1 प्लस Z2, बस वो फालतू दिमाग लगाया आपने, इसको आप ऐसे करके अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको समझ आना चाहिए। वो हमारे पास सम ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये 2 है और ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो बात कर रहे हैं वो ये चीजें स्टूडेंट सीख रहे हैं, तो प्लीज कंसेप्ट से जरूर थ्रू होइए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इस वीडियो अंदर, और अभी भी बहुत कुछ है, कंटिन्यू हम करें। आगे जो हम इसके अंदर और एड ऑन करना चाह रहे हैं वो हमारे पास आर्गुमेंट का जबरदस्त कंसेप्ट है, और स्टूडेंट को ना आर्गुमेंट को लेके बड़ी दिक्कत थी। मैं आपको कुछ यहाँ पर आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बात करना चाहूंगा। ठीक है, आर्गुमेंट मैंने आपको समझाया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो स्टूडेंट को ध्यान रखनी चाहिए, इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, जैसे हम कर रहे हैं जैसे आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2, हम लिख सकते हैं। ठीक, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 को ऐसे लिख सकते हैं। यदि मेरे पास इसी टाइप से आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 है तो हम आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z लिख सकते हैं। ठीक है, पार्ट की हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ Z कंजूगेट यदि पास है तो माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z मैं लिख सकता हूं। तो इसकी 4 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूं आर्गुमेंट की, जब तक आप इस तरह के कंसेप्ट्स और इस तरह के क्वेश्चन से नहीं होगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसने कहा कि इफ Z इज रियल देन आर्गुमेंट Z जो होगा या तो 0 होगा या पाई। फिर हमारे पास लिखा है
इफ जेड इज, हम इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं, प्रॉब्लम एट ऑल। यदि हमारे पास प्योरली रियल का मतलब होता है पार्ट जीरो होता है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास जीरो होगा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ी बात नहीं है। कि मान लो मेरे पास जेड जो है वो 2 प्लस आयोटा 0 आयोटा है, तो मुझे यहाँ से आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो मुझे पता है कि ये कोऑर्डिनेट होगा तो 2 0 होगा, और 2 0 होगा तो क्या रहेगा, एक्सिस लाई कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये एक्सिस पे, यदि रियल एक्सिस पे लाएगा, ठीक है ना, जेड लाइज ऑन द रियल एक्सिस, रियल एक्सिस पे लाई करेगा। यदि रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है मींस आर्गुमेंट होगा वो हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ जेड, दैट बी इधर 0 और पाई, ठीक है। सिंपलीफाई भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारे पास उसको हम सिंपलीफाई भी करते हैं, जैसे हम थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू बी अपॉन ए बोलते हैं ना भाई। तो बी हमारे पास 0 दे रखा है, ए की वैल्यू 0 हो जाएगा ना, tan थीटा यदि हमारे पास 0 है तो या तो tan 0 होगा या tan पाई 0 होगा। इट मींस समझ पा रहे हैं आपने, ये 0 है ना, tan थीटा 0 है, तो यहाँ तो हमने ये नहीं करते ना कि ये हमारे फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट कर रहा था, तो उसमें हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हमें जाना पड़ेगा। ये तो एक्चुअली इमेजिनरी एक्सिस पर है, तो वहां पर हमारे पास हमें वो यदि 0 आ गया, tan 0 आ गया, तो हमारे पास आंसर विल बी 0 और पाई, ये चीज हमारे पास होगी। जो फिफ्थ हमारे पास है हमें प्रॉपर्टी जो बात कर रहे हैं कि इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी, देन आर्गुमेंट ऑफ जेड विल बी प्लस माइनस पाई बाय 2, क्योंकि अंदर आप सॉल्व करोगे तो वो इनफिनिट हो जाएगा भाई। जेड इक्वल टू प्लस आटा 3 लीजिए आप, तो यहाँ से आप tan थीटा फाइंड करोगे तो वो 3 अपॉन जाएगा, तो 3 अपॉन 0 प्लस क्या है, इनफिनिटी होगा। यदि माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है प्लस हो जाएगा। जैसा हमारे पास दे रखा होगा उसी हिसाब से हम यहाँ पर बढ़ेंगे। और लास्ट यहाँ पर है ई, दैट विल बी आर्गुमेंट ऑफ 1 ऑफ जेड कंजुगेट, दैट विल बी आर्गुमेंट ऑफ जेड, ध्यान ना, ये 1 अपॉन जेड कंजुगेट गिवन है, दैट विल बी आर्गुमेंट ऑफ। आप दिमाग लगा सकते हैं कैसे, इसको मैं आर्गुमेंट माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड कंजुगेट सकता हूँ, ठीक है। और आर्गुमेंट ऑफ 1 जो हमारा होगा तो 0 होगा, और जेड कंजुगेट क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, दैट विल बी आर्गुमेंट जेड होगा। तो आगे हमारे पास टाइप है, हम इसको सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमारे पास है। अब रही बात, हमने इस पे और भी कंसेप्ट जो है उन कंसेप्ट भी हमने करा है, और जो बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड होगी आपको ये नॉलेज हम प्रोवाइड करने की कोशिश करें, आप अच्छी लगी होगी, और जितनी आपको ये अच्छी लगेगी आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना हमें मोटिवेशन मिल रहा है। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा साथ दे रहे हो, और जितना आप साथ दे रहे हो डे बाय डे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और बाय डे व्यूज बढ़ रहे हैं, तो आपसे व्यूज बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, इसी हिसाब से हौसला बढ़ाते रहिए। जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर 1000 हो जाते हैं तो आपके लिए हम को लेके आएंगे स्टूडेंट्स के लिए, तो वो किस में रहेगा वो डिस्कस करेंगे, बिल्कुल उस टाइम बताएंगे। लेकिन प्लीज जो भी हमारे साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को। और अब आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी के साथ साथ आईटीजी मेंस के कंसेप्ट्स भी लेके आ रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस भी लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। और इस हिसाब से आपका कोऑपरेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।